नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेद क्लासेस में, जहां हमारा आजकल क्या चल रहा है। भावी जो 21 सितंबर को होने वाला वीडियो की परीक्षा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी वेद क्लासेस के द्वारा आप सभी के लिए रामबाण क्लासों का क्या किया जा रहा है, आयोजन, जो सटीकता के साथ आपके परीक्षा पर रामबाण की तरह साबित होंगी, ठीक है ना। और आपकी परीक्षा को फोड़े में आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो चलिए, आज हमारी क्लास कौन सी है? 8वीं क्लास चल रही है। इस 8वीं क्लास का हम पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या कह रहा है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है ना बच्चों, ये सारे के सारे प्रश्न आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने, अध्यादेश क्या होता है बच्चों? ऑर्डिनेंस, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख किया गया है। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद निष्प्रभावी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। तो क्या है बच्चों, यदि मैं बात करता हूं राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति जिनका उल्लेख कहां किया गया है, हमारे अनुच्छेद 52 में किया गया है। पर यदि बच्चों अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, ठीक है ना। तो क्या कहा जा रहा है, इसे जरा एक बार ध्यान से देख लें। राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? अध्यादेश की शक्ति। अब ये कहती क्या है बच्चों? इसका उल्लेख सबसे पहले किया गया है हमारे आर्टिकल 123 में, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, ठीक है ना। ये होता क्या है, जरा इसे पहले एक बार समझ लीजिए। कई बार कई बच्चों को ये प्रश्न में दिक्कत होती है कि ऑर्डिनेंस वास्तव में है क्या। तो बच्चों आप जानते होंगे, हमारे साल में जो संसद होती है, संसद में क्या होता है? 3 सत्र चलते हैं। एक तो हमारा चलता है शीतकालीन, ठीक है ना। एक तो चलता है मानसून, जो अभी चल रहा है, और एक चलता है हमारा कौन सा? हमारा ग्रीष्मकालीन। तो ये 3 सत्र चल रहे होते हैं बच्चों। अब क्या होता है कि संसद के जो सत्र होते हैं ना, इन सत्रों के बीच में जो गैप होता है, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, अधिकतम कितना हो सकता है? 6 माह का। तो इस माह के बीच में मान लीजिए कभी कोई राष्ट्र में कोई ऐसी आवश्यकता आन पड़ी है जिससे हमें क्या करना है कि हमारी जो संसद सत्र है उसके उपस्थित ना होने पर भी कोई नियम जारी करना है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को क्या दी गई है बच्चों? एक ऐसी शक्ति प्रदान की गई है जिसके तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? संसद के चालू होने से पहले ही हम क्या कर सकते हैं? उस नियम को मान सकते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। तो एक प्रकार से क्या होता है बच्चों? ये अस्थायी नियम। क्या होता है? नियम, जिनका निर्माण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति की शक्ति होती है। इसको क्या करना पड़ता है बच्चों? जब संसद सत्र, ठीक है ना, शुरू हो, तो उसमें फिर क्या करना पड़ेगा? इसे एक बिल के तौर पर शामिल किया जाएगा, और इसे लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जब मान्यता प्रदान हो जाएगी, अधिनियम बन जाएगा, तब तो ये अस्तित्व में आएगा। वरना ये 6 माह बाद, 6 माह या इसी को कहा जाता है 7.5 जो मंथ होते हैं, ठीक है ना, विद इन इतने में क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद ये अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है ना। और राष्ट्रपति से अपने मन से राष्ट्रपति से कभी भी क्या कर सकते हैं? वापस ले सकते हैं, ठीक है ना, ले सकते हैं, क्योंकि इसे इमरजेंसी के काल में बनाया गया था ना। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है उसके बारे में बात कर रहा है। तो प्रश्न क्या है? यह संसद की विधायी शक्ति है। हाँ, ये संसद की विधायी शक्ति जो राष्ट्रपति को दी गई है, अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख किया गया है। जी हाँ, ये भी सही है। अगला बोल रहा है कि संसद के सत्र को दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद, ठीक है, वही 7.5 महीने आप मान सकते हैं, तो निष्प्रभावी हो जाएगा यदि संसद सत्र में भी इसे अप्रूवल नहीं दिया जाता है। अगला कह रहा है राष्ट्रपति के द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता है। तो कौन सा यहाँ पर गलत हो गया? ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो गया। राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 26 नवंबर 1949 को, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो यदि मैं बात करता हूं बच्चों प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना क्या है? हमारी प्रीएम्बल। और इस प्रीएम्बल को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है ना, ये कब आता है? हमारी 13 दिसंबर 1946 को आता है। ये पास कब होता है बच्चों? तो ये होता है 22 जनवरी 1947 को ये पास हो जाता है। ये क्या है? संविधान का जो
आप कह सकते हैं संविधान को अगर आप किसी एक पन्ने में व्याख्या करना चाहते हैं कि संविधान के अंतर्गत क्या क्या व्याख्यान दिया गया है, कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की समानता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, या भारत किस तरीके के व्यक्तित्व में रहता है, तो उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तावना का जो है इसमें एक बार संविधान संशोधन किया गया बच्चों, एक बार संविधान संशोधन हुआ है, और ये कब होता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत हमारे यहां पर समाजवाद, ठीक है, पंथ निरपेक्ष या इसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना। और तीसरा शब्द जुड़ता है बच्चों अखंडता, अखंडता इसी को बोलते हैं सोशलिस्ट, इसको बोला जाता है हमारा सेक्युलर, और ये हो गया हमारा क्या? इंटीग्रिटी। तो भारत का जो ये तीन शब्द है बच्चों, ये कब जोड़े जाते हैं? 1976 में जोड़े जाते हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक हमारा गणतंत्र का नाम तो यहाँ पर संविधान में था, भारत के जो भारत है हमारा क्या है? गणतंत्र है, रिपब्लिकन, लोकतांत्रिक है। पर यहाँ पर विश्वसनीय का उल्लेख नहीं किया गया था, समाजवाद का भी उल्लेख नहीं किया गया था, गैर धार्मिक का भी उल्लेख नहीं किया था। तो किसमें कौन सम्मिलित नहीं थे? क्या बोल रहे हैं? 26 नवंबर 1950 को अंकित भारती में प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सही उत्तर हो जाएगा। ये सम्मिलित नहीं थे, बल्कि इन्हें जो हमारे तीन शब्द हैं इन्हें कब जोड़ा जाता है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट एशियन जो हेल्पिंग कंट्रीज हैं उनका, या इसी को बोला जा रहा है आसियान, ठीक है ना, आसियान का मुख्यालय अवस्थित है। तो बच्चों आसियान का आपसे मुख्यालय पूछ रहा है तो कहां है? जकार्ता में, बाली में, मनीला में, या हनोई में? तो बच्चों आप लोगों ने सुना होगा हमारी जो आसियान है, आसियान की स्थापना कब होती है? 1967 में। इसका जो मुख्यालय है वो है इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया के कहां पर? जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। और इसके कितने सदस्य देश हैं? कितने सदस्य देश हैं इसके? तो 11 हैं। और नवीनतम कौन सा है? तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते। तो ये इसके बारे में डिटेल हो गया, और इसके बारे में जो प्रश्न का उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं उनके बारे में बात कर रहा है। अगला प्रश्न आपके लिए है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच संबंध को क्या करता है? दिखाता है। तो कौन सा है? आप बात करते हैं भाग 3 की, ये किसको बताता है बच्चों? मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को। किसके बारे में बात कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स की। भाग 4 किसके बारे में बात करता है? डीपीएसपी। भाग 6 किसके बारे में बात करता है? तो राज्य के बारे में, राज्य का जो उल्लेख है। अगला भाग 11 किसके बारे में बात करता है? तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध का उल्लेख, संबंध का उल्लेख करता है, ठीक है ना बच्चों। और जो मौलिक अधिकार है ये कहां से कहां तक हमारे हैं? तो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, और ये 36 से लेके 51 तक। ये राज्य के बारे में हमारा अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक है, और ये हमारे कहाँ है? सेंट्रल स्टेट के बीच में है हमारा, आगे कहा? भाग 11, ठीक है ना। अनुच्छेद 263 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी कहा जाता है इसे। क्या बोलता है? पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मुख्य कार्य क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिनको बोला जाता है कैग, CAG, के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करना, सरकार की दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना, प्रधानमंत्री को सुझाव देना, या आदेश पारित करना। तो बच्चों जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ना, लोक लेखा समिति, इसमें क्या होता है? 22 सदस्य होते हैं, और कुल 22 सदस्यों में से जो हमारे 15 सदस्य हैं वो लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चों? हमारा जो बजट आने वाला होता है, और जो हमारे कैग होते हैं, ठीक है ना, जो कैग होते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो क्या, उनको क्या करता है? उनकी जांच करता है कि वार्षिक जो वित्तीय हमारा है क्या वो सही दिशा में गया हुआ है या नहीं। तो इसी को क्या कहा जाता है? कैग का मित्र कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति को क्या बोला जाता है बच्चों? कैग का मित्र,
ठीक है। और वर्तमान कैग हमारे कौन है उसके बारे में आप क्या करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो और कैग के बारे में कौन सा आर्टिकल है ये भी मैंने सब पढ़ाया हुआ है, तो आर्टिकल भी आप कमेंट में मेंशन करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा या जटागंगा भी सही कहा जाता है, भागीरथी नदी का संगम स्थल है? तो बच्चों भैरव घाटी, भैरव घाटी क्या है हमारी, जाड़ गंगा और भागीरथी का क्या है, मिलन संगम स्थल है, ठीक है ना बच्चों। भागीरथी कौन सी है, हमारी जो गंगा का जो उद्गम स्रोत है वहां से निकलती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जो पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो बच्चों मैती आंदोलन के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, भगत सिंह रावत ने, कल्याण सिंह रावत ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने या मोहन सिंह नेगी ने? तो बच्चों आपको याद होगा सन 1995 में क्या होता है कि ग्वालदम की जो बालिकाएं थी, ठीक है ना, ग्वालडम इंटर कॉलेज की जो बालिकाएं थी उनके द्वारा क्या होता है, बेदिनी बुग्याल में मैती आंदोलन का क्या कहते हैं शुरुआत होती है, जिसका नेतृत्व करता कौन थे, हमारे कल्याण सिंह रावत थे, ठीक है ना। तो कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन की शुरू की थी, या इन्हीं का नाम क्या कहा जाता है, कल्याण सिंह रावत, मैती भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है ना। कि बालिकाएं अपने मायके में, विवाह करने वाली जो बालिकाएं होती है वो शादी के समय अपने मायके में एक पेड़ लगाती हैं, जिन्हें क्या किया जाता है, मायके वालों को सौंपा जाता है, और जो इसका हेड होता है, मतलब जो इसको लगा के जाती है उसे दीदी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जनगणना 2011 सेंसस 2011, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे न्यून है, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, और उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है। तो बच्चों पहला ऑप्शन तो यहाँ पर सेटिस्फाई करता है, क्योंकि उत्तराखंड में आपने देखा होगा जो 41 व्यक्ति प्रति किलोमीटर की दर से है, वो केवल न्यूनतम हमारा कहां पर है, उत्तरकाशी जिले में है। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला का लिंगानुपात सर्वाधिक है, नहीं ये गलत है, और उधम सिंह नगर जिले में मुस्लिम आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, केवल एक ही सत्य है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। केवल जनसंख्या घनत्व ही हमारा क्या है, इसमें सही उत्तर है, क्योंकि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो हमारा कहां है, उत्तरकाशी जिले में है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, तो ऊंटा धुरा, या इसको बोला जाता है ऊंटा धुरा, ठीक है ना। ये ऊंटा धुरा जो हमारा दर्रा है, पास है, तो ये कहां स्थित है, उत्तराखंड में निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक हिमनद के समीप है? पिंडारी ग्लेशियर के समीप है, पिंडारी ग्लेशियर जो हमारे बागेश्वर में है, मिलम ग्लेशियर जो पिथौरागढ़ में है, कफनी हिमनद है, या सुंदरडुंगा हिमनद है, ठीक है ना बच्चों। तो इनमें से कहां पर स्थित है, अगर ये आपसे इसके बारे में पूछता है तो कौन सी हिमनद के पास में है, तो मिलम हिमनद के पास में है। ये मिलम हिमनद है कहां पर हमारा, कहां है हमारा, पिथौरागढ़ में, ठीक है ना बच्चों। इसके बारे में ये हमारी जानकारी होगी। अगला प्रश्न क्या है, उत्तराखंड में से किस राष्ट्रीय उद्यान को या राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान को? तो बच्चों आप जानते होंगे एशिया का जो पहला हमारा नेशनल पार्क है वो कौन सा है, हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी का अभी नाम क्या हो चुका है, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना। और ये हमारा उत्तराखंड का सबसे पुराना है, इसकी स्थापना कब होती है, 1936 में होती है। तो बात यह है कि जब टाइगर प्रोजेक्ट शुरू होता है 1973 में, ठीक है ना, टाइगर प्रोजेक्ट, तो टाइगर प्रोजेक्ट के तहत शामिल होने वाला जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और अभी वर्तमान 2015 में जो जिसे शामिल किया गया था वो कौन सा है, तो हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका हेडक्वार्टर भी हमारा कहां है, देहरादून में, ठीक है ना। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन जो हमारे पड़ोसी देश है उसके बारे में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से किसके मध्य में सीमा निर्धारित की गई है? तो बच्चों आपको पता होगा कि ये हमारा भारत है, और भारत में यहाँ पर उत्तराखंड, नेपाल और सिक्किम, ये गलत हो गया, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से हमारा जो उत्तराखंड है, सिक्किम आता है, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के, फिर ये हमारा दक्षिण भारत, ठीक है, और यहां पर हमारा क्या है, पश्चिमी भारत है, ठीक है। तो बच्चों जब आप देखते हैं कि हमारा जो मैकमोहन रेखा है, नेपाल जो हमारा चाइना, यहाँ चाइना है ना, और यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है,
यहाँ पर हमारा नेपाल है, यहाँ पर हमारा भूटान है, और यहाँ पर बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो हमारा चाइना और हमारा जो इंडिया है इसके बीच में मैक मोहन रेखा है, यहाँ पर अरुणाचल है। तो अरुणाचल और हमारा क्या, चीन के बीच में हमारा क्या बच्चों, मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा। तो मैक मोहन रेखा का निर्धारण कब होता है, तो 1914 ईस्वी में हो जाता है, ठीक है ना। तो कहां पर पूछ रहा है, सिक्किम एवं चीन में है, अरुणाचल एवं चीन में है, उत्तराखंड एवं चीन में, हिमाचल प्रदेश एवं चीन में। तो है तो सीमा बनाते हुए यहाँ पर लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, पर यहाँ पर जो मुख्य जो हमारी मैक मोहन रेखा वो कहां पर है, अरुणाचल और चीन के मध्य में है, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच की क्या है हमारी, कौन सी है, डूरंड रेखा, और रेड क्लिफ रेखा, सॉरी यहाँ पर है हमारी क्या, रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि सर रेड क्लिफ ने 1947 में ये सीमा निर्धारण किया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, डूरंड रेखा। अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच में त्रिपुरा पर कौन सा है हमारा, 0 डिग्री लाइन है, ठीक है ना। और पाकिस्तान, नेपाल हमारा बफर स्टेट हो गया, बफर कंट्री हो चुकी है, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सूर्य की चमकती बाह्य परत, द एक्सटर्नल जो सरफेस आपको दिखती है यहाँ से चमकती हुई, तो वो उसे क्या कहा जाता है, फोटोस्फेयर कहा जाता है, आयनोस्फेयर कहा जाता है, मेसोस्फेयर कहा जाता है, सूर्य धब्बे कहा जाता है, ठीक है ना। तो उस जो भाग है बच्चों सबसे बाहरी जो हमें दिखाई देता है उसी को क्या कहा जाता है, फोटोस्फेयर कहा जाता है। इसका जो तापमान है बच्चों कितना रहता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी कभी तापमान पूछ लेता है, तो जो भाग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, हमारे फोटोस्फेयर कहा जाता है। सौर धब्बे या सौर कलंक, जो पृथ्वी जो सूर्य पर जो काले काले धब्बे दिखते हैं उन्हें सौर धब्बे या सौर कलंक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि खुदाई खिदमतगार, ठीक है ना, खुदाई खिदमतगार, खुदा के बंदे, इन को इनके द्वारा स्थापित किया गया। किसे कहा गया खुदाई खिदमतगार, तो शौकत अली को कहा गया, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया, या M.A. जन्ना को कहा गया, या M.A. अंसारी को कहा गया। तो बच्चों आप जानते होंगे जो हमारे सीमांत गांधी हैं, जो हमारे सीमांत गांधी है कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हीं को क्या कहा गया है, खुदाई खिदमतगार, या इन्हीं को क्या कहा जाता है बच्चों, सीमांत गांधी, ठीक है ना बच्चों, सीमांत गांधी इन्हें कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि समता समाचार पत्र उत्तराखंड से संबंधित है का संस्थापक कौन है, हरिप्रसाद टमटा, श्री कृष्ण टमटा, राम प्रसाद टमटा, जयानंद भगवती। तो बच्चों आपको पता होगा जो समता अखबार है ये निकाला कहां से गया, अल्मोड़ा से निकाला। कब निकाला, उनसे 1934 में निकाला, और किसके द्वारा निकाला जाता है, तो हमारे हरिप्रसाद टमटा के द्वारा। और इसमें 1935 में शामिल होने वाली जो पहली महिला उत्तराखंड की जो लक्ष्मी टमटा है ना हमारी, ये क्या है बच्चों, हमारी उत्तराखंड की पहली ग्रेजुएट महिला। तो ये इसकी क्या बनती है, संपादक। कब बनती है इसकी संपादक, 1935 में, ठीक है ना बच्चों। समता अखबार के बारे में भी पूछा जाता है। और अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब होती है, किसके द्वारा होती है, ये इस तरीके से भी आप याद करेंगे, ठीक है ना। 1871 में होती है, किसके द्वारा होती है, आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद, जो कुमाऊं काउंसिल है उसका फर्स्ट जो सेशन होता है, अधिवेशन या सेशन हो गया, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, हरगोविंद पंत के द्वारा की गई थी, जयदत्त जोशी के द्वारा की गई थी, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा की गई थी, या गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा की गई थी। तो बच्चों इसकी स्थापना कब होती है हमारे यहाँ पर, 1916 में। 1916 में क्या हुई, स्थापना हुई। पहली बैठक कब होती है, 1917 में होती है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जयदत्त जोशी के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। दूसरा जो इसका अधिवेशन होता है वो कहां होता है बच्चों, हल्द्वानी में होता है। तीसरा जो इसका अधिवेशन होता है वो कहां होता है, तो कोट द्वार में होता है। ये पहले के 3 बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। और जो तीसरा वाला है ना बच्चों, इसमें क्या है कि ये गढ़वाल में एकमात्र, ठीक है ना, गढ़वाल में आयोजित एकमात्र अधिवेशन, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, जयदत्त जोशी, ऑप्शन बी इसका क्या है, सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है, इनका संबंध किससे है, तो वनों की सुरक्षा हेतु इनका संबंध पूछ रहा है। हाँ आप ध्यान रखिएगा, इनका संबंध,
ठीक है, संबंध किससे है? वनों की सुरक्षा हेतु, दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु, फसलों की सुरक्षा हेतु, या बीमारियों से सुरक्षा हेतु। तो ऑप्शन बी इसका क्या है बच्चों? सही उत्तर है। दुधारू मवेशियों की जो सुरक्षा करने वाले जो पशुओं के देवता है वो कौन से देवता है? चौमू देवता। ये पिछली बार यूकेपीएससी के द्वारा पूछा गया था, यूकेएसएससी में पूछा गया था। तो क्या है, किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल का पता लगाने के लिए गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? तो किसके द्वारा भेजा गया था? अकबर के द्वारा भेजा गया था। ठीक है ना, कहा जाता है कि अकबर के जो पानी की व्यवस्था है या भोजन बनता था वो हमारे जो गंगा नदी है उससे बनता था। ठीक है ना, तो गंगा नदी का जो ओरिजिन सोर्स है गंगोत्री, उन क्षेत्रों को देखने के लिए किसने दल भेजा था? तो अकबर ने भेजा था, मुगल बादशाह अकबर ने भेजा था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसके द्वारा निर्गत किए गए? तो बच्चों यदि आपको याद होगा तो मैंने कुणिंद राजवंश के बारे में पढ़ाया था आपको। ठीक है ना, कुणिंद राजवंश के। तो इसके जो हमारे इतिहास के स्रोत हैं, 3 प्रकार के इसके क्या आते हैं बच्चों? सिक्के आते हैं। एक तो कौन सा हो गया? अल्मोड़ा प्रकार। दूसरा क्या हो गया हमारा? अमोघ भूति। ठीक है, अमोघ भूति प्रकार। और तीसरा क्या हो गया बच्चों? छत्रेश्वर प्रकार। ठीक है ना, और इसमें जो सबसे ज्यादा ताकतवर या सबसे जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में मिले हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में मिले, खरोष्टी लिपि में मिले, वो कौन से हो गए? अमोघ भूति के। इनमें प्रयुक्त जो धातु थी बच्चों वो कौन सी थी? तांबा और चांदी, ये दोनों प्रकार के इसमें लगे थे। बाकी अल्मोड़ा में जो लिपि मिली बच्चों, ये कौन सी लिपि थी? तो ब्राह्मी थी। और जो इसमें प्रयुक्त धातु है ये कौन सा था हमारा? तांबा। ठीक है, वही छत्रेश्वर, ये भगवान के नाम पर निर्गत किया गया था। लिपि क्या हो गई? ब्राह्मी। और इसकी जो धातु होगी वो कौन सा हो गया? तांबा हो गया। ठीक है ना, कॉपर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो किससे संबंध है? ये छत्रेश्वर प्रकार के जो हमारे सिक्के हैं कुणिंद साम्राज्य से संबंधित हैं। ठीक है ना, चंद्रराजन से फिर बाद में आता है, परवान हमारा गढ़वाल में आता है। अगला बात करते हैं, राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रसारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बच्चों आप जानते होंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में। इन्होंने क्या किया था बच्चों? सबसे पहले तो 1828 में हमारी सती प्रथा बैन की, सती प्रथा क्या किया? बंद की। और बंद कराने के लिए इन्होंने किसकी सहायता ली थी? तो विलियम बेंटिक की सहायता ली थी। ठीक है, फिर उसके बाद इनके द्वारा क्या होता है बच्चों? 1829 में हमारी किसकी स्थापना करते हैं? ये हमारे ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है ना, फिर वही आगे चलकर क्या कहलाता है? ब्रह्म सभा। ठीक है ना, ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं। जो आगे चलकर क्या हो जाता है बच्चों? 1839 में इनकी फिर क्या हो जाती है? 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में निधन हो जाता है। तो 1839 में क्या हो जाता है? जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनके द्वारा क्या हो जाता है? इसका विभाजन कर दिया जाता है और ये हमारा पूर्व ब्रह्म समाज और हमारा तत्वबोधिनी सभा के रूप में विभाजित हो जाता है। तो इसको विभाजन करने वाले कौन थे? हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है ना, इसका मुख्य कारण था कि ब्रह्म समाज को बड़े लेवल पर पूरे भारत में विस्तार करना था और जो इसके अन्य अनुयायी थे उनके द्वारा कहा जा रहा था कि इसे बंगाल क्षेत्र में ही बढ़ाया जाए। ठीक है ना, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर हम जाते हैं। 20वां प्रश्न आज का क्या कह रहा है कि चरण धरत बंदो हरिराई, ठीक है ना, चरण कमल बंदो हरिराई काव्य में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों अब हिंदी का प्रश्न आ रहा है। ठीक है ना, और हिंदी में आपसे क्या पूछा जा रहा है? अलंकार। ठीक है ना, तो एक बार मैं छोटी सी डिटेल आपको क्या कर दूं? अलंकार के बारे में दे देता हूं। तो अलंकार के बारे में आपने सुना होगा बच्चों कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अलंकार का जो अर्थ होता है अलम धन कार। अलम का क्या अर्थ होता है? आभूषण, जो वाक्य या शब्द को आभूषित करे। कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला। ठीक है ना, तो अलंकार हमारा कितने प्रकार का होता है? तो अलंकार की यदि मैं बात करता हूं तो अलंकार हमारा 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है हमारा क्या? शब्दालंकार। दूसरा होता है हमारा अर्थालंकार। तीसरा होता है हमारा उभयालंकार। ठीक है, उभयालंकार। अब यदि मैं बात करता हूं बच्चों शब्दालंकार की, तो शब्दालंकार जिसमें आपको शब्दों को परिवर्तन करते हुए भेद मिलेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है शब्दालंकार में अनुप्रास शब्दालंकार। दूसरा आता है
यमक शब्दालंकार, और आता है फिर श्लेष अलंकार शब्दालंकार, फिर हमारा वक्रोक्ति शब्दालंकार, फिर आता है हमारा वीप्सा, या इसी को बोला जाता है पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है ना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के भी अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, लाटानुकार, अंत्यानुप्रास, तो कई प्रकार के अनुप्रास अलंकार होते हैं। और यहाँ पर जो हमारा यमक अलंकार होता है बच्चों, यमक अलंकार में क्या होता है, दो अलग अलग शब्द, अलग अलग समान शब्द, समान शब्द, अर्थ भी अलग अलग। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया हमारा क्या, यमक अलंकार। जैसे आपने सुना होगा कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय वाभाए बोराय जग या पाए बोराय। अगला है हमारा, यहां पर होगा एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ, तो वहां पर क्या होता है हमारा श्लेष अलंकार। जैसे आपने देखा होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो वहां पर पानी के अलग अलग अर्थ होते हैं, मोती के लिए अलग है, मानुष के लिए अलग है, और चून के लिए अलग है। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जहां पर कहा कुछ जाए उसका अर्थ कुछ और निकले। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है, पुनरुक्ति का मतलब होता है दोबारा कहे जाने वाले शब्द, ठीक है ना, जिन शब्दों को दोबारा कहा जा रहा है, ठीक है ना। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर का मतलब क्या है, मीठे मीठे दीपक जलो, तो जो मधुर मधुर है दो बार आया, ठीक है ना। ऊपर तो आपने यमक में क्या देखा कि हमारे कनक कनक दो बार आते हैं, कनक कनक, तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ क्या हो गया, सोना, एक कनक का अर्थ क्या हो गया, धतूरा, धतूरा जो नशीली पदार्थ होते हैं ना, तो दोनों की मादकता अलग अलग होती है, तो या कोई खाए तो बौरा जाता है, या कोई पाए तो बौरा जाता है, तो दोनों शब्द समान है पर अर्थ क्या है, अलग अलग। दूसरा मैंने कहा पुनरुक्ति या विप्सा में, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ठीक है ना, मधुर का मतलब यहाँ पर भी प्यारे प्यारे है, मधुर का मतलब यहाँ पर भी प्यारे प्यारे है, ठीक है ना। मधुर मधुर मीठे मीठे दीपकों को जलने की बात की जा रही है, तो दोनों का अर्थ क्या है, समान है, पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पुनरुक्ति हो रही है, दोबारा उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये तो हो गए हमारे शब्दालंकार। उसके बाद आता है बच्चों अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में क्या होता है, सबसे पहला आता है हमारा उपमा अलंकार। इसके कई भेद होते हैं, एक तो उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षर हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, अनेक प्रकार के हमारे अर्थालंकार होते हैं। यहाँ पर आपको शब्दों के हेर फेर को देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे अनुप्रास अलंकार में एक ही प्रकार के जो वर्ण है, एक ही जो हमारा वर्ग है उसके हमारे वर्ण हैं, तो उन्हीं वर्णों का क्या होगा, पुनरावृत्ति होते रहती है, तो वहां पर हमारे कौन से अलंकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार होते हैं। पर हम क्या बात करते हैं, अर्थालंकार में आपको देखना पड़ता है कि वो अर्थ के आधार पर अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बात करता हूं उपमा अलंकार की, पहला तो हमारा उपमा अलंकार होता है, जिसके कितने अंग होते हैं, इसके अंग होते हैं बच्चों चार। ये कौन कौन से अंग होते हैं, सबसे पहले आता है हमारा उपमेय, जिसके बारे में कहा जाए, उपमान, जिसकी हमको क्या देनी होती है, उपमान। जैसे हमने क्या कहा, शर्मा जी के लड़के से, शर्मा जी का लड़का तुमसे कितना अच्छा है, तो आपकी तुलना किससे कर दी, शर्मा जी के लड़के से कर दी। आपका मुख चंद्रमा के समान है, आपकी तुलना किससे कर दी, चंद्रमा के समान कर दी। आप कितने सुंदर हो, तो वहां पर हो गया क्या, उपमान, आपको मतलब बड़ा चढ़ा के जिसके बारे, जिससे तुलना की जा रही है। अगला तीसरा अंग आता है इसका बच्चों, वाचक शब्द, वाचक शब्द। इसका मतलब क्या है कि दो जो हमारे उपमा उपमेय उपमान है, इनको जोड़ने का जो काम करता है वो कहलाते हैं हमारे वाचक शब्द। और अंतिम रूप से हमारे वाचक शब्द के बाद क्या आता है बच्चों, हमारे गुणधर्म। क्या आता है, गुण धर्म आता है, ठीक है ना। तो ये हमारे इसके चार अंग हो गए। और उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में इसके भेद के बारे में। तो फिर वो ही होता है, पूर्ण उपमा होती है, माल उपमा होती है, लुप्त उपमा होती है, तो ये हो गया। तो इसमें बच्चों जब आप देखते हो उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और गुणधर्म, उपमेय और उपमान जो यहाँ पर दो हमारे मुख्य कारक है ना बच्चों, ये उपमेय और उपमान, इन्हीं के आधार पर हमारे अर्थालंकार को देखा जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको उपमा अलंकार कुछ मात्रा में समझ में आया होगा। पूर्ण रूपेण समझाना यहाँ पर बहुत लेंथी हो जाएगा हमारा जो वीडियो है, तो उसको हम शॉर्ट में इतना ही समझते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार के अंतर्गत जो उपमेय और उपमान है, उसी के आधार पर हम अर्थालंकार को देखते हैं। और शब्दालंकार को क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास दोहा, सोरठे, जिस तरीके की भी हमारे पास काव्य जो रचनाएं आती हैं, उन रचनाओं के आधार पर किस तरीके से वर्ण का वहां पर भेद किया जा रहा है, उसको हम शब्द में देखते हैं, और उसी के अंतर्गत उसी आधार पर हम क्या करते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, इस आधार पर हमें डिसाइड करते हैं। तो बच्चों आपसे अभी जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे अभी हम बात करने वाले हैं इस प्रश्न की, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, चरण चरण कमल बंदो हरिराय, ठीक है ना। चरण, जो हमारे चरण का मतलब क्या है, पैरों की जो तुलना है किसके साथ की गई है, हमारे कमल के समान की गई है, ठीक है ना। तो चरण मतलब पैर, चरण मतलब क्या है,
पैर, पैरों की जो तुलना है वो किससे कर दी गई है? कमल के समान कर दी गई है। ठीक है, तो जो तुलना की गई है किससे की गई है? कमल से की गई है। तो यहां पर अपने आप जब आप किसी से तुलना करते हैं तो कौन सा अलंकार वहां पर उपस्थित होगा बच्चों? उपमा अलंकार उपस्थित होगा। रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर आप जो उपमान है, उपमान मतलब जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जैसे आपकी क्या कहते हैं, जैसे मैं क्या कह दूं, आपकी जो सूरत है वो चंद्रमा के समान है, ठीक है ना, तो चंद्रमा की वैल्यू को जैसे मैं गिरा दिया, तो जहां पर निषेध सहित हमारा क्या करें हम आरोप लगाए, वो रूपक अलंकार हो गया। जहां पर हम निषेध सहित लगाते हैं वो क्या होता है? हमारा अपनुति अलंकार होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे अलंकार के अलग अलग भेद होते हैं। अभी के लिए इतना ही जानते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। बाकी उसके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो हम बनाएंगे उसके बारे में, तो डिटेल में आपको सब चीज उसके बारे में बताया जाएगा। तो आज का जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर हो चुका है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये सब कुछ आ गया होगा। अच्छा सर, ये उभय अलंकार क्या होता है? जहां पर हमारे शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों मिलते हैं वो हमारा क्या हो गया? उभया अलंकार होता है। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारा शब्दालंकार और अर्थालंकार है। और शब्दालंकार का जो भेद है, चाहे अनुप्रास हो, यमक हो, श्लेष हो, वक्रोक्ति हो, तो ये आपके क्या है? पूछे जाते हैं। और उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अनुप्रास, यमक और श्लेष, बार बार यही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी बातों का आप ध्यान रखेंगे और अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं? माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? माला फेरते हुए जुगों बीत गए, फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसमें कहने का मतलब क्या है? यहां पर एक तो बताया जा रहा है कि माला फेरते हुए आपको जुग बीत चुके हैं, पर मन का फेरा फिरा नहीं है। कर का मन का डारी दे, कर का अर्थ क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने यदि पर्यायवाची पढ़े होंगे तो यहाँ पर कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। तो हाथ में जो माला जपी जा रही है, कर में जो मतलब हाथ में जो आपकी माला जपाई जा रही है आपसे, उस माला को छोड़ के देखो और जो आपके मन में चलने वाली जो हमारी कर में मन में चलने वाली जो माला है उससे जपो, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है? एक मन का अर्थ क्या हो गया? हृदय। एक मन का अर्थ क्या हो गया? हृदय। और दूसरे मन का अर्थ क्या हो गया? मन का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? कंकड़, ठीक है ना। तुलसी की माला जपते हैं, रुद्राक्ष की माला जपते हैं, तो कर का जो मन का है उसे डाल दो, उसे छोड़ दो, पहले अपने दिमाग की माला को तो फेरो। मानवता में विभेद पैदा मत करो, मानव को समान रूप से देखो। तो बच्चों मैंने अभी यमक अलंकार में आप लोगों को क्या बताया कि दो शब्द होंगे, कैसे होंगे? समान होंगे। अब उन समान शब्दों के अर्थ भी अलग अलग होंगे, तो उस स्थान पर कौन सा अलंकार उपस्थित होगा? कहा था बच्चों मैंने, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। याद रहेगा। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा आपके। और अभी के लिए मैं इतना शॉर्ट वीडियो आपको दे सकता हूं, बस आप एक बार घर में एक बार प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा। अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे फिर आप भूल जाएंगे इसको, ठीक है ना। अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न आपके लिए है कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। अभी तो मैंने आपको बताया, आभूषण जो वाक्य की रचना के समय नए नए हमें दिखते हैं और उस रचना के फलस्वरूप हमें बोलने में भी अच्छा लगता है। जैसे अभी हमने कहा ना, क्या कहते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराई जग वापाए बोराई। अगला है हमारे जैसे माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इस तरीके से शब्दों को रचा जा रहा है, इस तरीके से उनका अर्थ बनाया जा रहा है कि उनको बोलने में भी सुनने में भी हमें क्या लगे? वाक्य की आभूषण, वाक्य को उसको आभूषित करके सुनने में अच्छा लगे, ठीक है ना। तो अलंकार का यही कार्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है ना, माखन लाल चतुर्वेदी हमारे उसमें भी है, ठीक है, गद्य खंड में। तो को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो बच्चों उनकी जो रचना जो हमारी हिमतरंगिणी है, हिमतरंगिणी के लिए उनको क्या मिला था बच्चों? हमारी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और ये जो अगली है ये रचनाएं भी उन्हीं की हैं। ये पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है, यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया है, तो ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? तो ये सारी की सारी उन्हीं की रचनाएं हैं। इसमें जो यामा उनकी रचना थी बच्चों, उसके लिए उन्हें क्या मिलती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर एक श्रृंखला लिखा हुआ है ये, ठीक है, शब्द शुद्धि में बार बार पूछा जाता है कई बार। तो इसमें क्या है, इसको शुद्ध करते हैं। जैसे आपसे पूछा जा रहा है ना, श्रृंखला, श्रृंखला,
तो श्रृंखला ऐसा होता है। लोग क्या करते हैं, स्र के नीचे र भी लगा देते हैं, री भी लगा देते हैं। ये वास्तव में जो ये लिखा गया है ना, ये क्या है, हमारा तालव्य सौ। कैसा है तालव्य सौ, वो भी आधा। ठीक है, इसके पीछे हमने क्या लगाया है, इसके पीछे जब मैं अगर री जोड़ देता हूं ये, तब जाके क्या बनेगा, श्री। ठीक है, और इसी के पीछे अगर मैं री जोड़ देता हूं तो हमने इसी को क्या बना देना है, इस तरीके से श्री। तो दोनों एक ही चीज है बच्चों, इनमें कोई भी भेद नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो श्रृंखला में जो हमारा नीचे से लगने वाला श्री है, ये नहीं लगेगा। ठीक है ना, ये नहीं लगेगा, बल्कि क्या बनेगा, श्रृंखला की कड़ियां। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ का अभी क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट भी आपके। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? पहला तो है हमारा बुनी हुई रस्सी, दूसरा है उर्वशी, तीसरा चिदंबरा, चौथा यामा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो उर्वशी है, ठीक है, उर्वशी है हमारी किसकी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। तो इनकी जो ये रचना है बच्चों उर्वशी, इसके लिए क्या होता है, इन्हें 1972 में हमारा क्या मिल जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाता है। चिदंबरा किसकी है, हमारे सुमित्रा नंदन पंत, जो हमारे प्रकृति के चितेरे कवि, ठीक है ना, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना है बच्चों, जिसे क्या मिलता है, 1968 में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला है बच्चों यामा। यामा किसका है, महादेवी वर्मा, इससे पहले आ गई है ना। महादेवी वर्मा के लिए कब मिलता है इनको, 1982 में दिया गया। और जो बच्चों बुनी हुई रस्सी है, इसे मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और ये रचना है किसकी, भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो बच्चों प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो प्रश्न किस डीप तरीके से पूछ रहा है, उर्वशी को मिला हुआ है, चिदंबरा को मिला है, यामा को मिला हुआ है, तो ये इसका क्या हो गया, हमारा सही उत्तर हो गया है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपके लिए, गुडाकेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गुडाकेश क्या है, गुडाकेश। अगर आपको याद होगा, यहां पर जो हमारा ए की मात्रा लग रही है, आपने गुण संधि पढ़ी होगी ना। गुण संधि में किसका निर्माण होता है, हमारे ए का निर्माण होता है। वो कैसे बनता है, अ धन आ का मेल किसके साथ हो, ई या ई के साथ हो। ठीक है, तो इसमें इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गुडाका आ धन ईश, गुडाका धन ईश, इसका क्या होगा, संधि विच्छेद। और संधि कौन सी संधि होगी, गुण संधि, ये बता चुका हूं मैं। ठीक है ना, गुण संधि जो हमारी स्वर संधि होती है उसके 5 भेद होते हैं। तो इसमें कौन सा है, गुडा धन केश, गुडा के धन ईश, गुडा का धन ईश। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बस आज के लिए इतना ही हमारे क्या है। आप सभी का रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।